हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त ना। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डी ब्रोस इक्वेशन किया था और बीच में मैंने एक रिवीजन लेक्चर भी सेंड किया था। आज हमें एक नया टॉपिक करना है, दैट इज हिंसबर्ग्स, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारा आज का एक नया टॉपिक है और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज called to be as a Heisenberg's uncertainty principle। ये हमें पढ़ना है। देखो बच्चों, जैसे कि कितने टाइम से हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई पार्टिकल्स जो ले होते हैं, ठीक है, उनका वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर होता है। बेसिकली हाइजेनबर्ग का ये कहना था कि अगर हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल है, ठीक है, बेसिकली तो ये बात हमें डी ब्रो ने बताई थी और हाइजेनबर्ग्स ने उस बात को मानकर फिर आगे उनकी एक थियरी दी थी। तो वहां पर डी ब्रो की इक्वेशन थियरी क्या थी, उसी को हाइजेनबर्ग ने आगे फॉरवर्ड किया। और हाइजेनबर्ग का ये कहना था कि अगर कोई भी हमारे पास मान लो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो मोशन में है, तो उसका पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर होगा। पर वो कैसा होना चाहिए? साइज में माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए। अब ये बात उन्होंने बताई थी। बेसिकली डी ब्रो ने तो इतना ही बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, मोशन में है, तो वो क्या करेगा? तो वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो करेगा। लेकिन हाइजेनबर्ग ने उन्होंने और भी क्लैरिटी दी थी कि अगर वो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है और वो मोशन में है, तो उसका पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, यानी कि उसकी ड्यूअलिटी रहेगी, वो ड्यूअल नेचर का रहेगा। अब इसके साथ साथ हाइजेनबर्ग ने और भी कुछ बातें बताई थी कि साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम पर आप कभी भी एक्यूरेटली पोजीशन एंड मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं आप? यानी कि एक साथ आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। समझे? यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और अगर वो मोशन में है, तो या तो आप उसकी पोजीशन फाइंड कर पाओगे एक ही टाइम पर, या फिर उस टाइम पर अगर आप उसका पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते हो तो आप उसका मोमेंटम फाइंड कर पाओगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ही चीज होगी। यानी कि सेम टाइम पर आप ये दोनों टर्म्स को फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा हाइजेनबर्ग का कहना था। यानी कि क्या होगा, मान लो कि भाई कोई भी एक पार्टिकल मोशन में है और वो यूं जा रहा है, 10:11 के 11वें सेकंड पे अगर आप पोजीशन फाइंड कर रहे हो, तो वही सेकंड में आप उसका मोमेंटम नहीं फाइंड कर पाओगे। और अगर आप उसका मोमेंटम फाइंड कर रहे हो तो आप उसका पोजीशन नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप उस टाइम के लिए मोमेंटम को ढूंढोगे, उसका पोजीशन बदल चुका होगा। अगले ही सेकंड उसका जो पोजीशन है वो बदल चुका होगा। यानी कि एक ही सिंपलेस्ट बात यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ना ही हम उसका मोमेंटम या फिर उसका पोजीशन एक साथ फाइंड कर सकते हैं। हम सिंगल फाइंड कर सकते हैं एक्यूरेटली, हाँ, कोई भी दोनों में से एक टर्म को एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, फिर उन्होंने एक पॉइंट बताया था, द एग्जैक्ट एंड simultaneous determination of position and momentum of a moving particle is impossible। कैसा है वो? इम्पॉसिबल है। ओके ना, मोमेंटम देखो, अब याद रखना कि भाई अगर आप वहां पर फाइंड करोगे तो आपको कुछ एरर मिलेगा। ठीक है, मोमेंटम मेजर किया तो उसका एरर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा पी से करते हैं। मोमेंटम में जो एरर आया उसको हमने डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया। और अगर पोजीशन में एरर आया, पोजीशन मेजरमेंट में एरर आया, ठीक है, अगर उसमें एरर आया
तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट, उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन्होंने एक फॉर्मूला दी थी हाइजेनबर्ग ने, दैट इज डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स जो रहता है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्या रहेगा, एच अपॉन 4 पाई रहेगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू। दिस विल बी द फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला गिवन बाय। अब देखो बेसिकली उन्होंने फॉर्मूला तो ये दिया था कि भाई डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स जो है दैट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। समझेगे नहीं आप, यानी कि ये वैल्यू के बराबर ये वैल्यू हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, पर उससे कम कभी नहीं हो सकता। दैट कैन नेवर बी लेस, ठीक है, वो कभी कम नहीं हो सकता। अब याद रखना कि अगर मान लो कि भाई वेलोसिटी को आपको एक्यूरेट लाना है, मास की तो वैल्यू फिक्स ही रहती है अगर कोई भी पार्टिकल है तो, ठीक है, तो आपको कब वो हो सकता है कि जब मोमेंटम जीरो हो। जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन, है जब डेल्टा पी की वैल्यू जीरो है यानी कि कोई एरर ही नहीं है, कोई एरर ही नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, आपको वेलोसिटी की एंड मास जो है उन वैल्यूज आपको परफेक्ट वैल्यू मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखना, लाइक डेल्टा पी इक्वल टू जीरो यानी कि वो एग्जैक्ट वैल्यू आया है, तो हमें वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी एंड उसी कंडीशन में मास भी एक्यूरेट ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ है, जरा ध्यान से देखना, इसी वैल्यू को हम लोग ये वाली इक्वेशन में रखते हैं, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, एच अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, यस क्लियर है सबको, ये सब लोग ध्यान देना इधर, यस ध्यान देना बच्चों। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। अब हम डेल्टा पी की वैल्यू स्टैंड्स टू जीरो लिखेंगे और उसको हम यहां लाएंगे, यानी कि डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या आएगा, डेल्टा पी आएगा। अब डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा पी स्टैंड्स टू जीरो, ये वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब भी किसी वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर जीरो बनता है तो हमें वैल्यू क्या मिलता है, इनफाइनाइट। ऐसी कंडीशन में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि हमें एरर इन पोजीशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एरर इन पोजीशन, यानी कि एक ही टाइम पर जब हम दोनों कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू में हमें क्या आ गया, एरर मिल गया। समझेंगे नहीं, देखो एक वैल्यू आया भाई, डेल्टा बी इक्वल टू जीरो आया, तो फिर डेल्टा एक्स में तो हमें एरर मिल गया, ठीक है कि नहीं, यानी कि एक एररलेस होगा, आपको एक वैल्यू भी एररलेस लाना होगा तो दूसरा एक वैल्यू तो एरर वाला ही मिलेगा, ठीक है, दैट इज कंपलसरी। अब देखो क्लियर है इतना। अब मान लो कि भाई मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आई, दैट इज इंफिनिटी। अब देखो एरर इन पोजीशन, अब यहां पर मान लो कि भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होती, तो अगर वो वैल्यू जीरो होती तो क्या होता, तो जरा ध्यान से देखना, डेल्टा पी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू यहां पर ये जीरो आ जाता ना, समझेगे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा पी क्या मिलता, मुझे इनफाइनाइट मिल जाता। यहां पर डेल्टा पी क्या मिलता, इनफाइनाइट। तो इफ द एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्लियर है इतना, समझेगे नहीं, यानी कि अगर आपने डेल्टा पी की वैल्यू को जीरो लिया यानी कि वो एररलेस हुआ, तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है। अगर मान लो कि भाई पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर जीरो आई, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो आई है, ठीक है, तो फिर हमें डेल्टा पी का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी कि एरर इन द पोजीशन विल बी इन्फिनिटी, ये वैल्यू हमें मिलेगा। और यही फॉर्मूला हमें दिया था हाइजेनबर्ग ने, किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखना, हाइजेनबर्ग का ये बोलना था, उन्होंने डी ब्रोगली के इक्वेशन को एक स्टेप और आगे ले गए, बताया कि भाई ये जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर ड्यूअलिटी रहती है, यानी कि पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। अब देखो उनका ये बोलना था कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम के ऊपर एक ही पार्टिकल का अगर वो माइक्रोस्कोपिक है और अगर मोशन में है तो हम उसका पोजीशन एंड उसका मोमेंटम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। हम एक के बाद एक कर सकते हैं बट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला उन्होंने दी थी, ठीक है। अब अगर मान लो कि भाई जो अपने पास मोमेंटम है उसमें कोई एरर मेजरमेंट किया तो जीरो वैल्यू आया, ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, यानी कि एरर इन पोजीशन इंफिनिटी आया। अब हमने नेक्स्ट कंडीशन ली, जब पोजीशन जो है, ठीक है, पोजीशन जो है उसमें कोई एरर नहीं है, तो फिर डेल्टा पी यानी कि एरर इन द पोजीशन दैट इज इंफिनिटी, एरर इन द मोमेंटम दैट इज इंफिनिटी, समझे कि नहीं,
यानी कि एक वैल्यू यहां पर डेल्टा एक्स 0 हुआ, नॉन एरर वाला हुआ, यानी कि एरर लेस हुआ, तो ये वैल्यू हमें इसके एरर का वैल्यू मिला। समझेंगे? एंड दैट इज वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। क्लियर है? यस, क्लियर हुआ होगा। यस, तो यही था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, हम लोग दो न्यूमेरिकल्स करेंगे छोटे छोटे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट, और फिर हमें ये थियरी को इसी वीडियो लेक्चर के अंदर वाइंड अप करना है बच्चों। कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये सारी नोट्स आपको बनानी होगी। ओके, पे अटेंशन हियर। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स। यस, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेंगे ताकि आपको इसके बारे में पूरी क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, इफ द एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.1 एंगस्ट्रॉम, फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। आपको एरर इन पोजीशन दिया है, आपको फाइंड क्या करना है? तो आपको एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, आपको डेल्टा पी का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? डेल्टा पी। अब जरा ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो 1.1 एंगस्ट्रॉम है। कितना है वैल्यू? 1.1 एंगस्ट्रॉम, और आपको फाइंड करना है डेल्टा पी। कोई बात नहीं, सीधा से सीधा वो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आपको आता ही होगा। तो जरा ध्यान से देखना, क्या करेंगे? डेल्टा पी ढूंढना है। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स क्या आएगा यहां पर? ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सारी वैल्यूज को रख दो। चलो, डेल्टा पी को फाइंड करना है। डेल्टा पी इंटू 1.1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 होता है। 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू का है 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड बाय 4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, अरे कुछ नहीं यार, इसमें क्या है? अब यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 होगा। ये सारे वैल्यूज को वहां रख दो। डेल्टा पी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय क्या आएगा? 4 इंटू 3.14 इंटू 1.1 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम समझ में आया। ये सब आप, इसकी जो वैल्यू है वो इसके पूरे कैलकुलेशन से बड़ी होगी या इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि हमें इससे डेल्टा पी का वैल्यू मिल गया, यानी कि एरर इन द मोमेंटम मिल गया। ठीक है, इतना इजी होता है। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, इतना तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, सब एक एक स्टेप मैं ही कर रहा हूं। क्या, थोड़ा खुद भी ट्राई करो, कैलसी लो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो ये डेल्टा पी यानी कि एरर इन मोमेंटम आ गया, दैट इज कॉल्ड एरर इन मोमेंटम। ठीक है, ओके। अब देखो ये सारी थियरी कंप्लीट होने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि इतना सारा स्टडी करने के बाद हमने मतलब कितनी सारी थियरीज पढ़ी। अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग से हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, हमने उसके बाद फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, उनके बाद हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा। ठीक है, और ऐसे करते करते मतलब हमने काफी सारे डी ब्रोगलीज इक्वेशन, डी ब्रो बोलते हैं, हाइजेनबर्ग मतलब फॉर्मूला प्रिंसिपल पढ़ा हमने। लेकिन वहां पर एक बात ध्यान रखने वाली ये थी कि बोर्स की इक्वेशन जो थी, बोर्स की थियरी जो थी, उनके भी खुद के ड्रॉबैक्स थे। बोर्स के पोस्टुलेट्स एंड बोर्ड के मॉडल में भी ड्रॉबैक्स थे। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जरा ध्यान देना। यहां पर ये बात तो क्लैरिटी हो गई है कि अगर कोई भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और अगर वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में है तो उसका वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर होगा। ठीक है, ये दोनों उनमें होगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल का कुछ कुछ ड्रॉबैक्स मिला। तो क्या ड्रॉबैक्स थे? ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उनके एटॉमिक मॉडल का यहां पर ड्रॉबैक क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। व्हाट विल बी द ड्रॉबैक? देखो, ड्रॉबैक यानी कि उनकी थियरी कुछ हद तक सही हुई और उसके बाद फिर वो थियरी एप्लीकेबल नहीं हुई, यही ड्रॉबैक का मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी तरह से गलत है, कुछ हद तक सही है, उसके बाद फिर वो प्रूव नहीं कर पाई कुछ चीजों को, तो उसी को हम लोग ड्रॉबैक बोल सकते हैं या फिर लिमिटेशन बोल सकते हैं।
पहली बात यह है कि भाई बोर्स मॉडल जो है वो सिर्फ वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम पे, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम पे। पहला उनका ड्रॉबैक था, बोर्स मॉडल कैन बी एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी यानी कि हाइड्रोजन है हमारे पास, हीलियम प्लस है, ठीक है, हमारे पास हो सकता है लिथियम +2, क्लियर है क्या नहीं, यानी कि जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल है, समझे। लाइक हमारे पास मान लो कि बेरिलियम है, प्लस 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 यानी कि +3, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो बोर्स का जो मॉडल था वो सिर्फ उन्हीं एटम या आयन के ऊपर या स्पीशीज के ऊपर एप्लीकेबल था जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उससे ज्यादा वाले मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए इनका मॉडल एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। इन्होंने एक और बात क्या बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है, जरा ध्यान से देखना कि भाई बोर्स कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल, ठीक है, बोर्स कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन अ मूविंग पार्टिकल। देखो बेसिकली बोहर्स ने ऐसा बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है, लेकिन वहां पर डीब्रो ने अपनी बात रखी कि भाई ये जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पार्टिकल नहीं, वो एक वेव है, ठीक है ना। और वहां पर क्लैरिटी किन्होंने दी, डीब्रो ने दी है, यानी कि ये भी बोहर्स का लिमिटेशन हुआ। नंबर थर्ड ड्रॉबैक क्या था, वो ये था कि बोहर मेजर्ड, अब आप याद करिए, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पोजीशन को, और उसके, अब याद करिए हमने आगे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी दोनों फाइंड की, यानी कि बोहर ने दोनों एक साथ कर लिया। और हाइजेनबर्ग तो प्रूव कर रहा है कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक साथ उसका आप पोजीशन यानी कि मास एंड वेलोसिटी, मतलब कि मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर फाइंड करोगे तो एरर मिलेगा, गलत आंसर आएगा, गलत वैल्यूज आएगा। ऐसा हाइजेनबर्ग ने प्रूव किया। तो बोहर ने तो गलती कर दी। अब याद करिए उसने पोजीशन बता दिया कि rnth रेडियस कहां पर वो है इलेक्ट्रॉन, वो बता दिया। क्या फॉर्मूला था, 0.53 इंटू क्या आएगा, अब याद करिए n² इंटू z, याद आया कि नहीं, दैट इज एंगस्ट्रॉम में। और वहां पर उनकी गलती, और साथ में एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उन्होंने ढूंढ लिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उन्होंने ढूंढ लिया। और कितना बताया कि भाई v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ पर n मीटर पर सेकेंड, याद करो। अब उन्होंने, बोहर ने दोनों चीज एक साथ बता दी, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू में एरर होगा। जो किसने प्रूव किया, हाइजेनबर्ग ने। हमने आगे ही पढ़ा ना, हाइजेनबर्ग ने इस बात को प्रूव किया। ये उनका तीसरा ड्रॉबैक था। चौथा ड्रॉबैक ये था कि भाई जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस है, अब याद करिए स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, नंबर 4 पॉइंट यहां पर, स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके, दे शो splitting in magnetic field, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा ध्यान देना यहां पर कि बोहर ने एक चीज वो नहीं समझा पाए कि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्प्लिट होता है, यानी कि स्प्लिट होगा ही, और अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भी वो स्प्लिट होता है। यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और वो स्प्लिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट। क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखना, ज़ीमान इफेक्ट बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो स्प्लिट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्टार्क इफेक्ट। यानी कि वो ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट को नहीं समझा पाए थे। हाँ, कि भी हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो वो स्प्लिट होता है। तो वो क्यों होता है उसके बारे में
यानी कि जीमैन इफेक्ट के बारे में, स्टार इफेक्ट के बारे में, स्टार्क इफेक्ट के बारे में बोहर्स एटॉमिक मॉडल कुछ भी बात नहीं बता पाया। तो वो भी उनका एक ड्रॉबैक था। और उनका आखिरी एक ड्रॉबैक ये था लास्ट, कि बहुत छोटी छोटी जो रहती है अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम यानी कि जो बहुत ही ज्यादा नजदीक रहती है, यूं अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, नथिंग। अल्ट्रा फाइन यानी कि बहुत ही नजदीक हो, स्पेक्ट्रम बहुत ही नजदीक, तो उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बता पाए। तो ये उनका ड्रॉबैक हो गया था। और ये 5 उनके सबसे मेन ड्रॉबैक थे, जिसकी वजह से बोहर्स एटॉमिक मॉडल को फिर रिजेक्ट कर दिया गया था और उसको सिर्फ एक लिमिट तक ही एप्लीकेबल था। यानी कि सिर्फ ऐसे स्पीशीज जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो हो, उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल था ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एक बार इनका हम लोग रिवीजन करते हैं, ये ड्रॉबैक को ये सब स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे एप्लीकेबल है, बाकियों पे ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल गिना, बट डी ब्रोगली ने बताया कि भाई वो एक वेव है, ठीक है। बोर्स ने बोला कि भाई उसका रेडियस और वेलोसिटी दोनों ढूंढ लिया, बट हाइजेनबर्ग ने तो ये प्रूव किया कि आप कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते। इन्होंने फाइंड कर लिया, यानी कि इनकी कोई ना कोई वैल्यू में एरर जरूर होगा। एंड चौथी बात कि जब भी हम स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट, तो स्प्लिट होता है, और अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भी वो स्प्लिट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो वो स्टार्क इफेक्ट एंड जीमान इफेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए थे। एंड एक और लास्ट बात ये है कि जो बहुत ही ज्यादा लाइट, स्पेक्ट्रल लाइंस जो बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं, अल्ट्राफाइन, उनके बारे में बोहर्स एटॉमिक मॉडल में कोई भी चीज मेंशन नहीं हुई है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमारे 2 मेन टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं इस वीडियो लेक्चर में। एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड दूसरा है ड्रॉबैक ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमने यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप कि आप सबको मजा आया होगा, इंटरेस्ट भी पड़ा होगा। अब आगे आने वाले टॉपिक थोड़े से और मजेदार है, जो हम लोग कल वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों ये सारी चीजों को नोट करना, ठीक है। आप इसको बार बार में वीडियो देख सकते हो, इसलिए हम लोग ने उसको यूट्यूब पे रखा है, ठीक है। चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, stay connected to us. Bye everyone, students. Yes, I am keeping 30 seconds so that you can read it and you can note it and you can take the screenshot of it. Okay, students. Goodbye. Take care. Stay home. Stay connected.